लगातार पिछले कई सालों से जो प्रिजन रिफॉर्म एक्टिविस्ट हैं, वो प्रिजनों में यानी कि जो हमारी जेल हैं, उसमें जिन लोगों की मौत हो जाती है, उनको कैलकुलेट करने के तरीके, उनको वर्गीकृत करने के तरीके और उन मामलों में जांच करने की सरकार के तरीके पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन हाल ही में ये जो मामला है चर्चा में तब आया जब सुप्रीम कोर्ट की प्रिजन रिफॉर्म कमेटी ने पाया कि हमारी जेलों में जो भी अननेचुरल तरीके से डेथ हो रही है, उसमें से अधिकांश जो संख्या है वो सुसाइड की वजह से हो रहा है, आत्महत्या की वजह से हो रहा है। तो इसी वजह से जो पूरा मामला है चर्चा में आ गया है कि भारत की जेलों में कितने कैदियों की मौत हो रही है। आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैदियों की जो मौत होती है उसके बाद किस तरह का सिस्टम काम करता है, उसको उन मौतों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, उनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है और फिर उनकी जांच कैसे होती है। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि कैदियों की मृत्यु का वर्गीकरण कैसे होता है, कैटेगराइजेशन कैसे होता है। इसके बाद इस वर्गीकरण पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, इसको भी जानेंगे। और इसके अलावा ये जो मौत होती है, इस मौत की जांच किस तरह से की जाती है, उस जांच पर भी बात करेंगे। और अंत में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में सुधार कैसे किया जा सकता है, यानी कि उपाय क्या हो सकते हैं। और अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और यदि आप वीडियो को सही ढंग से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारत में जो कैदियों की मौत होती है उसको किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत में कैदियों की मौत को रिकॉर्ड करने की जो जिम्मेदारी है वो एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को दी गई है। एनसीआरबी की बात करें तो ये भारत में मुख्य तौर पर हमारी जेलों से संबंधित, क्राइम से संबंधित जो डेटा है, उस डेटा की रिपोजिटरी के तौर पर काम करता है। उसको भंडारित करता है, उसको एकत्रित करता है, उसको एक रिपोर्ट के तौर पर पेश करता है। और इस तरह से हमें हमारे जुडिशियल सिस्टम है, जो क्रिमिनल सिस्टम है, उसके ऊपर तमाम डेटा प्राप्त होते हैं। तो ये डेटा देने की जिम्मेदारी जो है वो एनसीआरबी की है। तो एनसीआरबी मुख्य तौर पर भारत में कैदियों की जेलों में जो मौत होती है उस पर भी डेटा एकत्रित करता है। और एनसीआरबी इस डेटा को एकत्रित करने के लिए कैदियों की मौत को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। इसमें पहली कैटेगरी है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल तरीके से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, और दूसरी कैटेगरी है अप्राकृतिक यानी कि अननेचुरल तरीके से किसी व्यक्ति की मौत होती है। अब अगर आप साल 2021 के आंकड़ों को देखेंगे तो इसमें से पता चलेगा कि आपको साल 2021 में तकरीबन हमारी जेलों में 2116 कैदियों की मौत हुई थी, जिसमें से 90% जो मौतें थीं वो केवल प्राकृतिक कारणों की वजह से हुई थीं। कौन कौन से होते हैं प्राकृतिक कारण? तो प्राकृतिक कारण को आप आगे चलकर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले उम्र आधारित कारण हो सकते हैं, किसी व्यक्ति की उम्र हो जाती है, ज़्यादा उम्र की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। और दूसरा जो कारण है वो है रोग आधारित। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो अगर किसी बीमारी की वजह से आपकी मौत होती है जेल के अंदर, तो उस मौत को नेचुरल डेथ के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। अब ये जो रोग वाला पूरा पूरा फैक्टर है, रोग को भी आगे चलकर बहुत कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि हृदय रोग हो गया, किसी व्यक्ति को हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज हो जाती है, किसी व्यक्ति को एचआईवी हो जाता है, एड्स हो जाता है, टीबी हो जाती है। इसके अलावा कैंसर भी एक बड़ा फैक्टर बनकर निकलता है सामने। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स की वजह से प्राकृतिक तरीके से मौत हो सकती है। और अगर आप पिछले कुछ सालों के डेटा को देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में भारत में प्राकृतिक वजहों से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे अगर आप साल 2016 के डेटा को देखेंगे तो साल 2016 में भारत की जेलों में तकरीबन 1424 लोगों की मृत्यु प्राकृतिक वजहों से हुई थी। वहीं अगर आप 2021 के डेटा को देखेंगे तो 2021 के दौरान तकरीबन 1879 लोगों की मौत इन प्राकृतिक कारणों की वजह से हुई थी। तो ये तो प्राकृतिक कारणों की बात हुई, हमने नेचुरल कारणों की बात की।
अब हम आगे चलते हैं और अप्राकृतिक कारणों की बात करते हैं, यानी कि जिन लोगों की मौत इन दोनों कारणों की वजह से नहीं होती है उनको अप्राकृतिक कारण कहा जाता है। और आगे चलकर आप अप्राकृतिक कारण को बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो है सुसाइड। कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो इसे आप अननेचुरल डेथ के तौर पर स्वीकार करेंगे। और जो सुसाइड है वो भी बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि फांसी लगाकर, जहर खाकर, स्वयं को चोट पहुंचाकर, या फिर ड्रग्स के ज़रिए, इसके अलावा इलेक्ट्रोक्यूशन के ज़रिए, बिजली लगने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये जो है वो सुसाइड के कारण है। इसके अलावा अगर आपको जेल में कोई अन्य व्यक्ति उत्पीड़ित करता है, आपको आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और उसकी वजह से आपकी मौत होती है, तो ये भी अननेचुरल डेथ कहलाएगी। इसके अलावा आग लगने की वजह से भी कई कैदियों की मौत हो जाती है, उसे भी अननेचुरल डेथ के तौर पर स्वीकार किया जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्रशासनिक लापरवाही। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से भी कैदियों की मौत होती है, तो उसको भी सरकार की ओर से, एनसीआरबी की ओर से अननेचुरल डेथ के तौर पर स्वीकार किया जाता है। लेकिन तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने पहले भी बात की कि 90% से ज़्यादा जो मौतें हैं वो प्राकृतिक कारण की वजह से हो रही हैं, नेचुरल रीजन की वजह से हो रही हैं। लेकिन जो अप्राकृतिक कारण है वो भले ही कम हो, किंतु ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों खतरनाक है? तो इसे हमें आंकड़ों से समझना होगा। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत भर में समग्र तौर पर जितने भी लोगों की मृत्यु आत्महत्या की वजह से हो रही है, उससे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा मौतें हमें जेल के अंदर आत्महत्या की वजह से देखने को मिल रही हैं। यानी कि जेल के अंदर सुसाइड का जो रेट है, वो 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो ज़ाहिर तौर पर इसी वजह से ये जो अननेचुरल कारण है, इसको इतना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो ये तो वर्गीकरण की बात हुई कि मौतों को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं जेलों में। तो आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के तमाम राज्यों में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं जेलों में, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जेलों में मौतें हो रही हैं। इसके बाद बिहार का नंबर आता है, बिहार के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, पंजाब है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है। ये तमाम राज्य हैं जहाँ पर मौतें हो रही हैं जेल के अंदर। और अगर आप अननेचुरल या फिर नेचुरल दोनों ही कारणों को देखेंगे, तो दोनों ही मामलों में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ऊंचे स्थान पर आता है। तो उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की सबसे ज़्यादा मौत हो रही है। तो ये तो कैदियों की मौत की वजह हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो वर्गीकरण का तरीका है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, इस तरीके पर इतने सवाल क्यों उठाए जाते हैं। तो इस तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के 1996 के एक डिसीजन को देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1996 के इस डिसीजन में मुख्य तौर पर प्राकृतिक और अप्राकृतिक के बीच जो वर्गीकरण किया जाता है, उस वर्गीकरण पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे डिसीजन में कहा था कि जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, बहुत वेग डेफिनेशन के साथ आता है। कैसे आता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक उदाहरण भी दिया था कि मान लीजिए कि किसी जो कैदी है, किसी कैदी की मौत वो चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में हो जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से हो जाती है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई थी, ये प्रशासन की ज़िम्मेदारी थी। तो क्योंकि उस व्यक्ति की मौत तो किसी रोग की वजह से हुई है, और रोग अगर कारण है तो उसे प्राकृतिक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही थी कि उसे हम चिकित्सा उपलब्ध नहीं करा पाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि इस तरह की मौत को आप प्राकृतिक मानेंगे या फिर अप्राकृतिक मानेंगे। इसके अलावा जो भारत में कैदियों की मौत होती है, उसमें से बहुत कम मौतों को रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत ही कम मौतें हैं जिनकी रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा आपको याद होगा कि बीते दिनों कोविड-19 महामारी आई थी, और कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय जेलों में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि कोविड-19 महामारी में जितने भी लोगों की मौत भारतीय जेलों में हुई थी, उन सभी मौतों को प्राकृतिक कारण के तौर पर अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया गया था। लेकिन अगर आप और डिटेल में जाएँगे और विस्तार में जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय जेलों में जो ऑक्यूपेंसी रेट था, वो तकरीबन 118% के आसपास था। यानी कि
भारतीय जेलों में 118% ज़्यादा कैदी मौजूद थे। तो ज़ाहिर तौर पर जब इतने ज़्यादा कैदी मौजूद होंगे तो उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और जो कोविड-19 जो महामारी है, जो वायरस है, वो और तेज़ी से फैलेगा। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे प्रिकॉशंस लागू नहीं किए गए, मास्क उपलब्ध नहीं कराए गए, सैनिटाइज़र्स उपलब्ध नहीं कराए गए। तो इन्हीं तमाम वजहों से हमें भारतीय जेलों में बहुत सारी मौतें देखने को मिली थी कोविड-19 महामारी के दौरान और इनको प्राकृतिक कारण के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप विस्तार से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हमें हमारी जेलों में मेडिकल स्टाफ की भी बहुत कमी देखने को मिलती है। अगर आप इसकी स्वीकृत स्ट्रेंथ की बात करें, सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मानक स्वीकार किया गया है कि भारतीय जेलों में 125 कैदियों पर एक चिकित्सा जो ऑफिसर है, जो मेडिकल ऑफिसर है, उसकी उपलब्धता ज़रूरी है। लेकिन अगर आप असल स्थिति को देखेंगे, एक्चुअल सिचुएशन को देखेंगे, तो भारतीय जेलों में 219 कैदियों पर एक मेडिकल स्टाफ मौजूद है। तो इसे भी हम प्रशासनिक लापरवाही के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जब भी किसी डिजीज़ की वजह से किसी कैदी की मौत होती है, तो उसे नेचुरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में कहा था कि हमारे देश में जो ये वर्गीकरण का तरीका है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इस तरीके में और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये तो इस पूरे वर्गीकरण पर सवाल की बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब भारत में भारतीय जेलों में किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उस मौत के बाद उसकी जाँच किस तरह से की जाती है? उसके बाद क्या होता है? तो जाँच करने का जो तरीका है, इसको लेकर बीते दिनों गृह मंत्रालय की ओर से हमारी संसद में एक नोट दिया गया था, एक बयान दिया गया था, जिसमें बताया था कि ये पूरी जाँच होती किस तरह से है। इसमें बताया गया था कि साल 1993 के बाद से ये सभी जेलों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है कि वहाँ पर यदि किसी कैदी की मृत्यु होती है, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो एनसीआरबी को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को अगले 24 घंटे के भीतर सूचित करेंगे उस मौत के बारे में। और मौत के बारे में सूचित करने के बाद उस कैदी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एनसीआरबी के पास भेजी जाएगी। उस कैदी की मजिस्ट्रेट भी जाँच करेगा, मजिस्ट्रेट द्वारा भी उस मौत की जाँच की जाएगी और वो रिपोर्ट भी एनसीआरबी के पास भेजी जाएगी। इसके अलावा ये जो पोस्टमार्टम हो रहा है, इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी आपको एनसीआरबी के पास भेजनी पड़ेगी उस जेल के अधिकारी को। तो ये चीज़ें अनिवार्य बना दी गई थी 1993 के बाद। इसके बाद जब किसी कैदी की मौत होती है तो जेल में एक कमीशन गठित की जाती है और वो कमीशन उस मौत की जाँच करती है। और अगर कमीशन को ये पता चलता है कि इस मौत में कहीं न कहीं प्रशासन की ज़िम्मेदारी, प्रशासन की लापरवाही मौजूद थी, तो ऐसे में जिस व्यक्ति की गलती थी, उस व्यक्ति पर कार्यवाही की जा सकती है और कार्यवाही के बाद वो जो कमीशन है, वो कमीशन सरकार को ये सिफ़ारिश दे सकती है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उस व्यक्ति को सरकार मुआवज़ा प्रदान करे। तो मुआवज़े का एक फ्रेमवर्क भी तय किया जा सकता है। हालाँकि इसी नोट में, इसी बयान में सरकार ने ये भी कहा था, गृह मंत्रालय ने ये भी कहा था कि 2019 में केवल एक व्यक्ति पर इस तरह की कार्यवाही की गई थी। यानी ज़ाहिर तौर पर मौतें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन उन मौतों की जाँच के लिए जो फ्रेमवर्क हमने तैयार किया है, जो मैकेनिज़्म हमने बनाया है, वो मैकेनिज़्म सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और उसके काम न करने की वजह से ज़ाहिर तौर पर लोगों को सही ढंग से न्याय नहीं मिल पा रहा। तो ये तो जाँच की बात हुई कि जाँच किस तरह से की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मौत इस जो पूरी स्थिति बनी हुई है, जो कैदियों को लेकर, उनकी मौत को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में सुधार कैसे किया जा सकता है? कैदियों की स्थिति में सुधार कैसे किया जा सकता है? तो इस पूरे मामले को लेकर मुख्य तौर पर आपको 2 डॉक्यूमेंट पढ़ने होंगे। इसमें पहला डॉक्यूमेंट है मॉडल जेल मैनुअल 2016 और दूसरा डॉक्यूमेंट है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। तो इन दोनों ही जो डॉक्यूमेंट हैं, इन दोनों ही डॉक्यूमेंट में कैदियों के लिए भी राइट टू हेल्थ के जो अधिकार है, उसको स्वीकार किया गया है और इस अधिकार को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधानों की भी बात की गई है। प्रावधानों की बात करें तो इन मॉडल्स में, इस पूरे अधिनियम में ये कहा गया है कि हमें कैदियों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जेलों में और ज़्यादा निवेश करना चाहिए। वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य इकाई खोलने की बात की गई है।
यानी कि कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए हमें हर जेल में एक ऐसी यूनिट बनानी चाहिए जो कि खास तौर पर कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देगी। तो ये भी एक बड़ा ज़रूरी प्रावधान है। इसके अलावा जो हमारे जो जेलों में जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स को इतनी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो किसी आपातकालीन परिस्थितियों में कैदियों को जो बेसिक देखभाल की सुविधा है, जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, वो सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा हमें आत्महत्या रोकथाम प्रोग्राम भी शुरू करना चाहिए, जिस प्रोग्राम के ज़रिए कैदियों के बीच अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है कि आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जेल में जो स्टाफ की कमी है, उस कमी को पूरा करने पर भी ज़ोर देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो मानसिक स्टाफ है, जो मेडिकल ऑफ़िसर्स हैं, जो मेंटल हेल्थ ऑफ़िसर्स हैं, उन ऑफ़िसर्स की नियुक्ति पर ख़ासा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हम अगर जेलों में आत्महत्या को रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए एक सुझाव ये भी दिया जा सकता है कि जेलों में कैदियों को फ़ोन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो अपने परिवारजनों से बात कर सकें। इसके अलावा उन्हें समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाएँ, उन्हें मैगज़ीन्स उपलब्ध कराई जाएँ, ताकि वो आइसोलेट फ़ील ना कर सकें। उन्हें अलगाव की स्थिति महसूस ना हो। उन्हें लगे कि वो अभी भी समाज का हिस्सा हैं और वो जेल से बाहर जाकर समाज से जुड़ सकते हैं और एक बेहतर जीवन शुरू कर सकते हैं। उनके लिए उम्मीद की किरण अभी भी बनी रहनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर सकते हैं। तो ये कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के तमाम उपाय हुए। अब अंत में एक सवाल की भी बात हो जाए। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारतीय जेलों में कैदियों की मौत के मामले में कौन-सा राज्य शीर्ष स्थान पर मौजूद है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं की बात की गई है, वो आपको समझ में आएँगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है, तो आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते ही हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।